ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 14 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। आपको पता है यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन लिया जाता है, उन सभी को डिटेल में जितने भी पहलू पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको लगभग टोटल 10 क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समय भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 13 से 14 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। पहला रिपोर्ट, दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन है। अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसके आधार पर यह पता चला कि दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन है। कौन सा रिपोर्ट है वो? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि जो स्विट्जरलैंड है ये दुनिया का सबसे अच्छा देश है। दूसरा अच्छा देश कौन है? वो है जापान। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान 33 है, 33। अच्छा, ये किस आधार पर पता लगाता है कि दुनिया का सबसे अच्छा देश है? इसका आधार क्या है? पहला तो जीवन की गुणवत्ता, दूसरा नागरिकता, तीसरा खुशी और चौथा सांस्कृतिक प्रभाव। अब अगर वहीं बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न। और स्विट्जरलैंड एक महत्वपूर्ण देश है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके साथ साथ WEF का जो शीतकालीन बैठक प्रत्येक वर्ष होता है, ये दावोस के स्विट्जरलैंड में होता है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमने चर्चित व्यक्ति से लिया हुआ है। हाल ही में दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किससे है? ये जो सीताराम येचुरी हैं इनका बहुत ज्यादा चर्चा में होगा। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, 72 वर्षीय आयु में इनका निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध CPI पार्टी से है। किस पार्टी से? CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके, जिसको मार्क्सिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, ये इसके महासचिव थे। तो महासचिव आपको पता है किसी भी पार्टी में एक बड़ा पोस्ट होता है। ये महासचिव 2015 से लेकर 2024 तक थे। इनकी CPI पार्टी में चुनाव चिन्ह क्या रहता है? एक तो हथौड़ा, हसिया और तारा, ये सभी इस चुनाव चिन्ह इसमें रहते हैं। CPI पार्टी की स्थापना कब हुआ था? इसकी संस्थापक EMS नंबूदिरिपाद हैं। इनके द्वारा ही इस पार्टी की स्थापना किया गया था। और ये केरल के पहले गैर कांग्रेसी CM थे, मतलब पहली बार ही ये गैर कांग्रेसी CM बने थे। और पूरे भारत के भी ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में भारत के भी एक पहले गैर कांग्रेसी थे। उसके साथ साथ ये पार्टी की शुरुआत भी बहुत पहले हुआ था, समझ के। और क्या वर्तमान में कहीं इसका रूलिंग गवर्नमेंट एज है? जी हाँ। कहाँ पर है? केरल में। केरल में वर्तमान में CPI पार्टी ही है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने BBC से लिया हुआ है। हाल ही में चुमोकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट लागू हुई। यह कहाँ पर है और यह क्या है? क्या लागू हुई? इनर लाइन परमिट, ILP। इनर लाइन परमिट, देखो जो म्यांमार देश है ना, उनसे सटे हुए जितने भी देश हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश, राज्य, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी राज्यों में जो संवेदनशील जनजाति हैं उनकी तक पहुंच को कम करने के लिए ILP परमिट जारी किया जाता है। इस परमिट के आधार पे आप, अगर आपको जनजाति क्षेत्र में जाना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, बिना परमिट के आप नहीं जा सकते। तो अभी हाल ही में चुमोकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों को इनर लाइन ILP से जोड़ दिया गया। इन तीनों जिलों का संबंध कहाँ से है? नागालैंड का। अगर वहीं पे बात करें सायोरा जनजाति, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि जो सायोरा जनजाति है इसको निवास अधिकार प्रदान किया गया है। इसका मतलब कि सायोरा जहाँ पे रहते हैं इनको वो अभी इसका अधिकार दे दिया गया है। अगर आप उनकी जमीन को उपयोग करना है तो आपको उनका परमिट लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर इनको निवास अधिकार नहीं मिला हुआ है तो कोई भी इनकी जमीन को यूज कर सकता था, समझ के। और आपको कुछ दिन पहले क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा में था, सेंगेन जनजाति जिसको वोटिंग देने का अधिकार दिया गया। सेंगेन जनजाति का संबंध किससे है? ये है अंडमान और निकोबार से। और पहली बार जब इनकी गणना हुई थी 2011 में, तो इनकी संख्या मात्र 229 थी। और इन्होंने पहली बार वोटिंग का, अपना जो वोटिंग का राइट है उसको प्रयोग किया। कहाँ पे प्रयोग किया? तो अंडमान और निकोबार जो संसदीय क्षेत्र है उसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। हाल ही में पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया और ये जो मिशन है यह क्या है? देखो आपको पता है कि SpaceX जिसके मालिक एलन मस्क हैं, इसी SpaceX के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया। यह मिशन क्या है? तो कुछ दिन पहले आपको पता होगा एलन मस्क ने घोषणा किया था कि मैं यहाँ को मानव को अंतरिक्ष में घुमाऊंगा, मतलब एज ए पर्यटन। तो लोग इनका मजाक बनाए थे।
बट अभी हाल ही में इसको पॉसिबल उन्होंने कर दिखाया है पोलिश डॉट मिशन के द्वारा। इस मिशन के द्वारा आपको पृथ्वी से 1400 किलोमीटर ऊपर आपको ले जाया जाएगा और आप स्पेस वॉक करने के लिए स्पेस वॉक कर सकते हैं। समझ गए? तो ऐसा ये बड़े लोगों के लिए है। ये कहाँ से लॉन्च हुआ? जो है कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया और एक बार में 4 यात्री गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़े, बट वर्तमान में 4 यात्री। किस रॉकेट की सहायता इसको भेजा गया? तो फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से इसको भेजा गया। देखो वैसे ये काफ़ी रिस्क भी है, क्योंकि आपको कुछ दिन पहले एक टाइटन पनडुब्बी थी जो कि टाइटेनिक के मलबे दिखाने के लिए जमीन जो महासागर है 3800 मीटर नीचे जाती थी। तो ये जो टाइटन पनडुब्बी थी, इसको जाने का जो किराया था 5 करोड़ से ज़्यादा था। तो यहाँ पे भी बड़े लोग जाते थे। तो बड़े लोग, बिजनेसमैन, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, इंग्लैंड के बिजनेसमैन, यूएसए के, तो वहाँ पे 5 लोग गए हुए थे, उनकी मौत हो गई थी इस टाइटन पनडुब्बी फटने की वजह से। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने संधि एवं समझौता से लिया हुआ है। भारत को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय बेचने की घोषणा किसने किया? ये क्या है? हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन। इसका मतलब है ये जो सबमरीन है उसको काउंटर करने के लिए इसको समझौता किया गया। किसके साथ किया गया? इंडिया ने यूएसए के साथ सोनोबॉय के लिए समझौता किया। ये सोनोबॉय क्या है? तो यह हवा में लॉन्च होगा। इसका मतलब है ये महासागर में उपस्थित रहेगा और ये सेंसर के माध्यम से, हलचल के माध्यम से ये सेंस करेगा कि अगर पनडुब्बी कहीं इसको पता चलता है कि पनडुब्बी यहाँ पे है दुश्मन देशों का, तो उसको ये हवा में लॉन्च करके ही नष्ट कर सकता है। ऐसा क्यों किया गया? तो एक तो अपने नेवी को मजबूत बनाने के लिए, दूसरा आपको पता ही है कि जो चीन की नेवी है वो लगातार भारत की नज़र या अन्य देशों पर नज़र बनाए रखती है, तो उसी की नौसेना को काउंटर करने के लिए इसके साथ समझौता किया गया। और ये जो सोनोबाय है ये कहाँ पे लगाया जाएगा? ये हिंद महासागर में लगाया जाएगा। इसके लिए जो लागत है 528 मिलियन डॉलर है। ठीक है। अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच में एक सैन्य अभ्यास भी हुआ था। उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? युद्ध अभ्यास। सैन्य अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। किससे किसके बीच हुआ था? इंडिया और यूएसए में। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में, राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सैन्य अभ्यास से। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 किसके साथ प्रारंभ हुआ? कौन सा अभ्यास है? ईस्टर्न ब्रिज 7। कौन सा? ईस्टर्न ब्रिज 7। ये किसके किसके बीच? इंडिया और ओमान के बीच में। देखो ये किस प्रकार का अभ्यास है? ये एयरफोर्स का अभ्यास है। इंडिया और ओमान के बीच में 3 अभ्यास होता है। एक तो एयरफोर्स के लिए जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज, और जो सेना का अभ्यास होता है उसको कहते हैं अल नजा। अभी हाल ही में 5वें क्रम का हुआ था। और जो नौसैनिक अभ्यास है ये होता है नसीम अल बहार। तो तीनों अभ्यास हो गया। अब अगर बात करें ईस्टर्न ब्रिज 7 की, तो अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ? ये हुआ ओमान में। इस 7वें क्रम का है, इसीलिए इसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 7। ठीक है जी। ओमान की बात करें तो ओमान की जो राजधानी है मस्कट, ओमान में एक पोर्ट बनाया गया था जिसका नाम है दुक्कम पोर्ट। इस दुक्कम पोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दुक्कम पोर्ट का निर्माण भारत के द्वारा किया गया था और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी हमेशा रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिवस से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है दक्षिण दक्षिण सहयोग। देखो जो आपका पृथ्वी है उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, मैक्सिमम जो विकसित देश हैं वो उत्तरी गोलार्ध में है, और मैक्सिमम जो दक्षिण देश हैं वो अल्प विकसित हैं या विकासशील हैं। तो वही दक्षिण में रहने वाले दक्षिण का सहयोग करें तो दक्षिण दक्षिण सहयोग, उत्तर में रहने वाले उत्तर का सहयोग करें उत्तर उत्तर सहयोग। तो उत्तर में जितने विकसित देशों का समूह है जिसमें यूएसए, यूके, जापान, रसिया, ये बहुत सारे देश आते हैं। और जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है उसमें अल्प विकसित देश या विकासशील देशों का एक संगठन है जो कि आपसी सहयोग के लिए बनाया गया है कि लोग आपस में सहयोग करें। तो इसी का प्रत्येक वर्ष एक दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि है 12 सितंबर को। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पुरस्कार से। हाल ही में अंग्रेजी भाषा के सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? देखो एक तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार है, तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्योंकि अलग अलग देश है, तो सिंगापुर साहित्य का पुरस्कार हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिनको दिया गया वो भारतीय मूल के हैं। समझ गए? तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? प्रशांति राम को, जो कि भारतीय मूल को है। इनकी जो साहित्य, इनकी जो रचना है वो है 9 यार्ड साड़ी।
जिसमें इन्होंने साड़ी के बारे में बताया हुआ है। ये एक अंग्रेजी लघु कथा है और ये जो सिंगापुर पुरस्कार है यह एक द्विवार्षिक पुरस्कार है। किस प्रकार का पुरस्कार है? द्विवार्षिक है, प्रत्येक 2 वर्षों पे होता है। समझ गए? तो ये क्या है, क्यों दिया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा में विशेष योगदान देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। एक क्वेश्चन और, सिंगापुर में लगातार 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री दूसरे थे, अभी हाल ही प्रधानमंत्री यहाँ पे चेंज हुए हैं। कौन है प्रधानमंत्री? और है लॉरेंस वांग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने खोज से लिया हुआ है। हाल ही में खोजी गई ग्लोबा जीनस की नई प्रजाति डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है? कौन? डांसिंग गर्ल। देखो, दो चीजें हैं, पहले इसका संबंध किससे है और इसका नाम डांसिंग गर्ल ही क्यों रखा गया। तो इनका संबंध है अदरक से। ये अदरक की 6 नई प्रजाति है, समझ गए, उनको साथ में जोड़ के उनका नाम रख दिया गया डांसिंग गर्ल। ये कहाँ पे पाया गया? ये जो ईस्टर्न हिमालय है, हिमालय के जो पूर्वी भाग है वहाँ पे कुछ दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, कुछ मेघालय और कुछ मिजोरम में। किनके द्वारा इसको खोजा गया? एक भोपाल के वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा इसको खोजा गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो डांसिंग गर्ल इसका नाम रखा गया, डांसिंग गर्ल इसका नाम क्यों रखा गया? तो डांसिंग गर्ल इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो अदरक की नई प्रजाति है इसको देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये डांस कर रही हैं, क्योंकि इनका जो सिर होता है वो झुका हुआ लगभग होता है, इनका हाथ होता है फैला हुआ, तो देखने में ऐसा प्रतीत होता है, देखने में ऐसा लगता है कि ये डांस करती हैं। समझ के? इसी में एक क्वेश्चन और कि हल्दी की जो नई फैमिली कहाँ पे पाई गई और उनका नाम क्या है? तो जो नई फैमिली खोजी गई थी वो नागालैंड में कि उगामेसिस गांव में, उन्हीं गांव के नाम पे उसका पड़ा था उगमेसिस नाम। क्या नाम था उसका? कुरकुमा उगमेसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितनी बजट की मंजूरी दी गई? तो सबसे पहले समझते हैं कि परियोजना क्या है, कितना बजट दिया गया, इसको क्यों शुरुआत किया गया। ठीक है, तो पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितनी बजट की मंजूरी दी गई? बजट है 10,900 करोड़ रुपए। यह क्या है? तो जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, ई ड्राइव योजना, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत किया गया। इलेक्ट्रिक वाहन इससे बढ़ेंगे, तो क्यों शुरुआत किया गया है? ई बस को बढ़ावा देने के लिए, ई ट्रक को बढ़ावा देने के लिए, ई एम्बुलेंस, ऐसे ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया। तो कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? तो अगर आप ई बस, ई ट्रक या ई वाहन खरीदते हैं तो आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी दिया जाएगा, तो लोग लालच की वजह से और फायदा की वजह से इसको खरीदेंगे। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसको क्यों लाया गया है? तो इसका उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल से प्रदूषण फैलता है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करना। आपको पता है पेट्रोलियम हमारे देश में तो होता नहीं है, दूसरे देश से लाना पड़ता है, तो अगर दूसरा देश नहीं दिया उस पर हम निर्भर है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए पेट्रोलियम को निर्भरता कम करने के लिए। तीसरा, विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। जब ये सब वाहन बनेंगे तो अपने ही देश में तो बनेगा, तो इसका मतलब है जो दूसरे सेक्टर के हैं जहाँ पे विनिर्माण होता है उसको सेक्टर में भी उछाल आएगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।